बताओ, स्टार्ट करते हैं। छोटा जादूगर फोर्थ। अरे वाह, क्या बात है सुजन, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने स्टार्ट किया था छोटा जादूगर, है ना? ग्रेट। दिख रहा है ना? निकल पड़े तक। ओके, थैंक यू। अभी आप लोग सही एकदम मस्त गाइड करते हो मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है पीपीटी? ये सब हो गया था। थोड़ा सा और है, बस। स्मरण होता है, होता था। अस्पताल वालों ने निकाल दिया। आंसू निकल पड़े यहीं से, है ना? यहाँ तक हुआ था। चलो, अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखक जयशंकर प्रसाद जी कार्निवाल के मैदान में, जहां पर मेला लगा हुआ था, ठंडी का महीना, दिसंबर का महीना था, और मेले में उनसे बच्चा एक मिलता है, बच्चे से मुलाकात होती है। बच्चा बहुत गरीब है, उसके पहनावे और उसके बारे में लेखक ने जो बताया उससे हमको पता चला। और फिर उसके साथ मेले के अंदर जाते हैं, जूस पीते हैं, फिर उसके बाद जो है रिंग फेंकते हैं और गोला फेंकते हैं, और बहुत सारे खिलौने वो जीतता है। 12 के 12 खिलौने जीत जाता है, लेकिन खिलौने लेकर चले जाता है, पैसा तो लेखक देता है। और लेखक को लगता है कि ये तो अच्छा मुझे बेवकूफ बनाया, खिलौने लेके निकल गया। लेकिन अगले दिन जब वह उनको मिलता है तो लेखक के मन में कुछ नाराजगी रहती है, लेकिन जब उनकी पत्नी के द्वारा वो प्यार से अपनापन जताया जाता है, और जब खुश होकर उनकी श्रीमती जी उसे 1 रुपए देती हैं, तो लेखक को जलन होती है। लेकिन बाद में लेखक को एहसास होता है कि मैं उसके 1 रुपए पाने से जल रहा हूँ, और वो बेचारा अपनी जिंदगी कैसे झेल रहा है, जिसकी माँ बीमार है, जिसके पिताजी जेल में बंद हैं, उसकी क्या जिंदगी है। अब यही सोचते रहते हैं। शाम हो जाती है, शाम को मैदान से वहां से निकलते हैं, पार्क से, और घर जाने की तरफ। और हावड़ा ब्रिज क्रॉस करने पर उनको जो है एक बहुत सारी झोपड़ियों के पास में, सड़क के किनारे, वही छोटा जादूगर उनको दिखाई पड़ जाता है। कंधे पर वही सफेद कॉटन का जो है उसने कंबल लिया हुआ है, और वही कपड़े उसने पहने हैं। और देखकर लेखक ने पूछा, तुम यहाँ कहाँ? बोले, मैं यहीं तो रहता हूँ, मेरी माँ यहीं रहती है। और उन्हें अपने माँ के पास लेके जाता है, एक बहुत पुराने, बहुत टूटे फूटे कमरे में, जहां पर एक चारपाई के ऊपर कुछ चीथड़े, मतलब फटे पुराने कपड़ों से लदी हुई उसकी माँ दर्द से करा रही थी। उसे देखा लेखक ने, और ये भी देखा कि किस तरह से बच्चा
वही सूत का कंबल ले जाकर माँ को ढक देता है और सीने से सिमट कर आंसू निकालते हुए कहता है, माँ, यहाँ तक हमने पढ़ा, अब आगे। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। बड़े दिन की छुट्टी का मतलब है कि देखो, जब ठंडी का महीना बढ़ता है ना तेजी से, तो छोटे दिन होते हैं। और जनवरी के 14 तारीख से, मकर संक्रांति से बड़ा दिन शुरू होता है। तो उसके पहले ही 10 दिन की पहले छुट्टियां मिलती थी विंटर वेकेशन के लिए। तो उसी को बड़े दिन की छुट्टी कहा जाता था कि जब तक बड़े दिन नहीं शुरू हो जाते तब तक की छुट्टी है। मतलब जब तक ठंडी कुछ कम नहीं हो जाती है तब तक की छुट्टी है। तो बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था लेखक का। अब मन नहीं लग रहा था। फिर भी चलते चलते दो चीजों को देखने का मन हुआ उनका। चिमटते हुए मतलब गले लगना, गले से चिपक जाना, सीने से लग जाना। जादूगर अपने माँ के सीने से लिपट गया, क्योंकि माँ तो चारपाई पे पड़ी हुई करा रही थी, उठ नहीं सकती थी। डॉक्टर ने अस्पताल से निकाल दिया था, दो कारणों से। क्योंकि अब उसका इलाज नहीं हो सकता था, दूसरा, उसके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। दोनों कारणों से उसे अस्पताल से निकाल दिया गया था। और समझे चिमट कर, कौशिकी, समझा ना? चिमटना मतलब गले लग जाना। तो फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई जहां पर उन्होंने कुछ वक्त बिताए थे। और दूसरी, साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा था। मतलब ये दो लोगों से मिलने की इच्छा लेखक की हुई। बड़े दिन की छुट्टी समाप्त होने के बाद घर जाने के पहले दो चीजें देखने की इच्छा हुई। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। लेखक ने कहा कि उस दिन वो अंतिम दिन था कोलकाता का, तो बोले अकेले ही चल दिया। जल्द लौट आना था, शाम तक चले जाना था। 10 बज चुके थे, सुबह के 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल, निर्मल मतलब साफ, मल का मतलब होता है मैला, गंदा। निर्मल मतलब जिसमें मल न हो, गंदगी न हो, मतलब बिल्कुल साफ। धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मतलब उन्होंने सुबह के 10 बजे जब निकले लेखक जयशंकर प्रसाद, तो उन्होंने क्या देखा कि सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाया हुआ था छोटे जादूगर ने, और उसी पर अपना पूरा स्टेज लगा के उसने रखा था और खेल दिखा रहा था। मोटर रुककर उतर पड़ा। मोटर रोककर मतलब कार रोकी और उतर पड़े। किसे देखकर? जादूगर को। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था। मतलब सारी एक्टिविटी वो हो रही थी जो उद्यान में, मतलब बगीचे में दिखाया था उसने। ब्याह की तैयारी थी। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। लेखक ने बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये पकड़, ये सोच जो होती है वो लेखकों और कवियों में ज्यादा होती है। वो चेहरे से मन के भाव को पकड़ लेते हैं। लेखक ने देखा, बड़े ध्यान से देखा कि ये जादूगर खेल तो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर खुशी नहीं है, प्रसन्नता की तरी नहीं है। मतलब वो खुशी नहीं है। तरी का मतलब नमी होता है। उसके चेहरे पर वो अंदर की जो खुशी झलकती है चेहरे पे, वो दिख नहीं रही है। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, जब वह जादूगर और लोग जो वहां पर देख रहे थे, दर्शक लोग, उनको जब हंसाने का प्रयास कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, डर जाता था, घबरा जाता था कि मुझे तो नहीं हंसना चाहिए। मानो उसके रोए रो रहे थे। रोए का मतलब उसके शरीर के एक एक रोंगटे रो रहे थे। क्योंकि जब वो लोगों को हंसाना चाहता था तो उसके चेहरे पर
दुख के भाव आ जाते थे। क्या कारण था ऐसा? चेष्टा मतलब प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, चाहे जो लिख लो। रोए हैं। रोए का मतलब होता है शरीर के जो बाल है ना, हमारे हाथों पे देखो छोटे छोटे बाल निकलते हैं, उसको रोए बोलते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं, मुहावरा है, घबरा जाना। तो रोए, रो रहे हैं मतलब उसका पूरा शरीर रो रहा है जैसे। समझा पर्व? मैं आश्चर्य से देख रहा था। लेखक बड़े आश्चर्य से देख रहा था उसके भावों को, उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को, उसके खेल को दिखाने की एक्टिविटी को, हर एक चीज को देख रहा था, बहुत गहराई से परख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। स्फूर्ति मतलब एक्टिव हो गया, जैसे उसके जान में जान आ गई, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया, जैसे कोई उसे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। लेखक को देखकर वह खुश हो गया। यहां तक समझा? यहां तक कोई डाउट? वैसे अच्छी बात है कि आप लोग प्रश्न पूछते हो। हाँ सर, मतलब सब उसका शरीर टूटा था तभी न रोए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है परवर। रोंगटे रोए उसके रो रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे उसके पूरे शरीर में, उसके अंदर मन में सिर्फ दुख है, कि उसकी आंखें नहीं रो रही हैं, लेकिन वो, उसका पूरा शरीर रो रहा है। यस जनरल सर, मीनिंग ऑफ सक्रिक? कहाँ है सक्रिक? सक्रिय, सक्रिय मीन्स एक्टिव। ठीक है, आगे। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। अच्छा है, अब यहाँ पे देखो एक मुहावरा भी आ गया। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, अप्रिशिएट करना, है ना? पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक ने पहले शाबाशी दी, किसी को ऐसा डोमिनेट नहीं करने का, पहले शाबाशी दी, फिर उसके बाद पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं भाई? मतलब क्या बात है? खेल तो दिखा रहे थे लेकिन जम नहीं रहा था। जादूगर ने कहा, माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी मतलब वक्त, समय। मेरा वक्त नजदीक है, अर्थात अब शायद मैं बचूंगी नहीं, शायद मर जाऊंगी, इसलिए बेटा जल्दी लौट कर घर आ जाना। अविचल भाव से उसने कहा। समीप मतलब नजदीक, निकट, और अविचल का अर्थ होता है स्थिर। मतलब जैसे उसे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। वो जिस समय उसको पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, बच्चों के जो जीवन के सुख आनंद लेने चाहिए, उस वक्त में, उस उम्र में वो बच्चा कमा रहा है, खाना बना रहा है, अपनी माँ की सेवा कर रहा है, और साथ ही अपना भी पेट भर रहा है। कितनी जिम्मेदारियां उस बच्चे के ऊपर हैं। इसीलिए उस बच्चे ने अविचल भाव से, स्थिर भाव से उसने कहा। उसने मतलब लेखक ने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? जब जादूगर ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि मेरा वक्त समीप है, शायद मैं ज्यादा समय नहीं जी पाऊंगी, तो लेखक ने कहा कि फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए? बताओ, तुम्हारी माँ मरने वाली है और तुम खेल दिखाने आ गए। फिर गलत बात कही लेखक ने। मैंने कुछ क्रोध से कहा, नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा,
लेकिन लेखक ने उस चीज को क्लियर किया, क्या कहा कि मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। मतलब इंसान कितना सुखी है और कितना दुखी है उससे पता चलता है। किससे? उसके साधन से, उसके पास सोर्स कितना है। अगर ज्यादा पैसा है तो सुखी है, पैसा नहीं है तो दुखी है ना। ज्यादा भोजन है तो सुखी है, नहीं भोजन है तो दुखी है। ज्यादा कपड़े हैं तो सुखी ही सुखी है, कपड़े नहीं है तो बहुत दुखी है। उसी के अनुपात, अनुपात का अर्थ होता है यहाँ पे प्रमाण नहीं होता है, हाँ, अनुपात मतलब तुलना, कंपैरिजन से वह तुलना करता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अनुपात और तुलना एक ही शब्द है, हाँ, अलग अलग मतलब। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। कैसे तुलना करता है? जितना उसके पास साधन है उसी से वो कंपेयर करता है। किसको? सुख और दुख को। अब समझे? तरीका मतलब नमी, नमी समझते ना? मतलब जिसके चेहरे पर खुशी अधिक दिखाई दे। नमी का मतलब मॉइस्चर होता है, लेकिन यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। तरीका मतलब खुशी का अधिक होना। ठीक है, हाँ। ये जो लाइन में बता रहा हूं इस पे थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो ये नहीं समझेगा। मैंने अभी बताया कि मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। मतलब इंसान के पास जितना ज्यादा साधन है, सोर्सेज है, जरिया है, माध्यम है चीजों का, उसी से कंपेयर करता है। साधन ज्यादा है तो सुख है, साधन कम है तो दुख है। यही अनुपात कंपेयर करने का एक तरीका है। समझ में आया? मार्क्स ज्यादा आया तो हम खुश हैं, मार्क्स कम आया तो हम दुखी हैं। ये ज्यादा और कम का जो फंडा है ना, यही डिसाइड करता है कि हम कितने ज्यादा सुखी हैं और कितने ज्यादा दुखी हैं। यहां तक समझा सबको? कुछ पूछना है किसी को? समीप मतलब नजदीक, सक्रिय मतलब एक्टिव, मैंने बताया। आगे बढ़े भी? ओके। कौशिकी, सिर्फ आप क्वेश्चन पूछा करो। जितने बार क्वेश्चन पूछो उतने बार थैंक यू बोलोगी तो थक जाओगी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पूछो। मैंने कुछ क्रोध से कहा मनुष्य, ये हो गया था। आगे उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार, नफरत की रेखा फूट पड़ी। जब लेखक ने कहा कि मां मर रही है फिर भी तुम खेल दिखाने के लिए आ गए, तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कार की रेखा, नफरत की रेखा फूट पड़ी। किसके प्रति? मां के प्रति नहीं, अपनी जिंदगी के प्रति। कि ऊपर वाले ने मुझे भी क्या किस्मत दी है, क्या जिंदगी दी है। मां मर रही है बीमारी से, मैं मर रहा हूं भूख से, ये जानते हुए कि मेरी मां तड़प रही है, शायद आज अभी पता नहीं किस वक्त उसकी मौत हो जाए, फिर भी मुझे अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। और इसीलिए उसके चेहरे पर, मुंह पर अर्थात चेहरे पर तिरस्कार अर्थात नफरत की रेखा, लकीर, रेखा लकीर फूट पड़ी, दिखाई दी। उसने कहा क्यों ना आता, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था कि अगर मैं इसके आगे कुछ कहता हूं कि मेरी जिंदगी भी तो बहुत जरूरी है, तो शायद उसमें मां का अपमान होगा। इसलिए उसने उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा। क्लियर? यहां तक समझा सबको? क्षण क्षण में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। लेखक ने कहा एक सेकंड में, क्षण क्षण में मतलब एक सेकंड में मुझे पता चल गया कि मैंने जो बात कही गलत कही।
क्योंकि इसके लिए माँ जितनी जरूरी है उतना ही इसके लिए अपना पेट भरना और अपनी जिंदगी को बचाना भी जरूरी है। और वो क्यों ना कमाए, क्यों ना खेल दिखाए, क्योंकि वो खेल दिखा किसके लिए रहा है? अपने पेट के लिए और माँ की दवा के लिए। तो कैसे नहीं काम करे? वो पिता तो है नहीं, वो तो जेल गए, तो देखेगा कौन बच्चे और बीवी को? उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, मतलब जल्दबाजी में उसके थैले को गाड़ी में रखा और बच्चे को बैठाया और गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर अर्थात रास्ते पर चल पड़ा। पथ मतलब रास्ता, लिख लो। मैं कुछ ही मिनटों में झोपड़ी के पास पहुंचा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ ही मिनट लगे और मैं झोपड़े के पास पहुंच गया, जिस झोपड़े में मैंने कुछ एक दिन 2 दिन पहले उसकी मां को देखा था। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मां मां पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे मतलब उसकी जुबान से बेटा शब्द भी पूरा नहीं निकला, सिर्फ बे निकला। निकल कर रह गया। जैसे माँ के जीवन के अंतिम सांसें, अंतिम पल अपने बच्चे के लिए की तड़प रही थी कि एक नजर इस निकलती हुई जान के लिए एक पल रोक कर मैं अपने बेटे को देख लूं, क्योंकि अब ये जिंदगी भी जाने वाली है, ये शरीर भी जाने वाली है। लेकिन हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। बच्चे से मतलब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और माँ जितना अपने बच्चों को समझ सकती है शायद पिता भी नहीं समझ सकता है। इसलिए माँ का अपने जिंदगी के अंतिम पलों में भी बच्चे का इंतजार करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो बच्चे को नजर भर देखी, लेकिन उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल पाई, सिर्फ बे कहा, टा भी नहीं, बेटा भी नहीं कह पाई और उसके प्राण निकल गए। उसके दुर्बल कमजोर हाथ उठकर गिरे। उसने हाथ उठाया था कि कहीं मेरा बच्चा दौड़कर मेरा हाथ पकड़ ले, शायद मेरी सांसें रुक जाएं, मेरी जिंदगी यहीं ठहर जाए, मैं कुछ और पल तक अपने बच्चे को देख सकूं। लेकिन उसका वह कमजोर बीमार उठा हुआ हाथ उठकर नीचे गिर गया। जादूगर उससे लिपटता रो रहा था। मैं स्तब्ध था, मैं आश्चर्यचकित था। उस उज्जवल धूप में, आज कई दिनों के बाद निकली हुई साफ धूप में, समग्र मतलब संपूर्ण चारों तरफ संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मेरे दिमाग में चारों तरफ ऐसे उस जादूगर और उसके माँ की उस जीवन की अंतिम लीला, किस तरह से उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने अपनी जान दे दी, मर गई, वो सब दिमाग में ऐसे नाचने लगा कि जैसे ये दुनिया ही एक जादू है, एक जादू का पिटारा है और लोग अपने चमत्कार द्वारा, अपने कलाओं के द्वारा हमें जादू दिखा रहे हैं। ऐसा लेखक को महसूस होने लगा। उम्मीद करता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर कोई शब्द नहीं समझा है तो पहले फटाफट पूछ लो और फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसी कुछ पूछना है? स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करो। किसी को कुछ पूछना है? पक्का? कुछ डाउट है किसी को? ओके महालक्ष्मी, नो डाउट। नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन आंसर फटाफट स्टार्ट करो। ठीक है, जो 2-3 ही क्वेश्चन है। निर्मल धूप का मतलब बिल्कुल साफ धूप। ठीक है, ठंडी के समय में कैसा होता है, धूप निकलती भी है तो फॉग इतना रहता है कि वो ऐसा लगता है क्लियर नहीं होता है। यस यस सुजन, बहुत इमोशनल स्टोरी थी ना।
ये जो दिल को छूने वाली कहानियां होती हैं, ये हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव डालती हैं। भाषा का भी और एक सोच, एक कल्पना, एक इमेजिनेशन का भी प्रभाव हमारे ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए कहानियां पढ़ने से हमें ज्यादा सीख मिलती है, ज्यादा जानकारी मिलती है। स्टोरी ज्यादा रीड करना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन आंसर देखो, और जो नहीं समझ में आता है पूछो। इसके आगे मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा अभी। जिंदगी की बड़ी जरूरत है। हाँ, ढांढस मतलब सांत्वना, दिलासा। ढांढस बंधाना, सांत्वना देना, किसी को मॉरल सपोर्ट देना, दिलासा देना कि दुखी मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ओके आयुष, तो मैं लास्ट पॉइंट स्टार्ट करूं। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं? श्योर। मैंने आप लोग को बताया था, बट मुझे याद नहीं हर बार। अभी आपको टिक मार्क मैंने करा दिया था। अभी आप लोग बताओ क्या है क्या नहीं है। विच टॉपिक? जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार, ये है, या फिर हम सेकंड यूनिट में चलें? ग्रामर राइटिंग स्किल में क्या नहीं हुआ है वो मुझे बताओ अभी तक। काल हो गया है। अव्यय, वाक्य भेद, पत्र, ओके, कारक तो आपको है नहीं, है ना? मोस्टली सब हो गया है। स्टोरी भी हो गया है। स्टोरी हुआ है, स्टोरी राइटिंग। एक बार भी मतलब एक बार, वन टाइम। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार, ये है या नहीं है? तीसरे में। ठीक है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। सिक्स, सिक्स पूरा नहीं सिखाया। कौन सा है सिक्स टॉपिक? तो इत्यादि की आत्मकथा पूरा हुआ था ना? नहीं हुआ है? ठीक है, तो चलो यही पहले इसको खत्म कर देते हैं। मुझे याद है कहाँ तक हुआ था। विराम चिन्ह पूरा नहीं हुआ है। इत्यादि पूरा हुआ है। अरे यार, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, इत्यादि पूरा हो गया है। ठीक है, विराम चिन्ह चलो खत्म कर देते हैं। अच्छा हुआ बता दिया आपने। हाँ, विराम चिन्ह हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। वन सेकेंड। हाँ,
हाँ तो नोटबुक निकाल लो, ये लीजिए, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। विराम चिन्ह जो पूरा नहीं हुआ है और उसको कंप्लीट आज कर देते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ सिर्फ पहले 3 हुए हैं। आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे चौथा ही दिखाई दे रहा है। क्रिया के भेद आपको नहीं आएगा, सोच चुके, क्रिया के भेद नहीं आएंगे, सिर्फ आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण आएगा, क्रिया के भेद नहीं आएगा। है, स्कूल में दिया है तो सिखा दूंगा क्रिया के भेद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या है? वर्तनी शब्द भेद, अच्छा शब्द भेद, वर्तनी है मतलब मानक वर्तनी, फिर शब्द भेद, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, काल के भेद, अव्यय। ये सहायक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया आप लोगों को दे दिया है, अव्यय शब्द का प्रयोग। तो इसमें क्या क्या अभी मुझे सिखाना बाकी है? प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया और वर्तनी, बाकी सब तो हो गया है ना। हाँ पहले ये कंप्लीट करने दो, पंक्चुएशन, फिर उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। अल्प विराम मतलब कॉमा। तो कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कब कब होता है, इसके बारे में आप देखिए, यहाँ पे जानकारी मैंने दे रखी है, तो ध्यान से इसको समझिए। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ये हमने इसके पहले वाले में पढ़ा था, 3 में से, 1 2 3 में से पहले पूर्ण विराम था, फुल स्टॉप। तो वो कहाँ पे उसका प्रयोग होता है? वाक्य के अंत में। जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अब वाक्य के बीच में भी कहाँ पे, कहीं भी थोड़ी ना वाक्य अल्प विराम लगा देंगे। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्प विराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। क्यों होता है बहुत अधिक? इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है। क्या नियम है जरा देखिए भाई। नंबर 1, एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग अलग करने के लिए। जब एक से ज्यादा सामान का नाम आता है, एक से ज्यादा वस्तु का नाम आता है, एक से ज्यादा स्थान का नाम आता है, एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम आता है, तो उनके बीच में कॉमा लग जाता है। जैसे राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन। अब देखो 3 नाम आए, तो तीनों नामों के बीच में कॉमा। और गोपाल खेल रहे हैं। एक एक एग्जांपल नोट करते जाना। हाँ, धनी निर्धन शहरी देहाती शिक्षित और अशिक्षित सभी को मताधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार है। अब देखो एक वैरायटी दे दिया, कई प्रकार के व्यक्तियों के, धनी व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, शहरी व्यक्ति, देहाती व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित, चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो उसे वोट देने का अधिकार है। ऊपर वाला एक सेंटेंस लिख लो, और जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो लिख लो। पानी हमारा जीवन है, कॉमा, एक बार, हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। तो 3 बातें दी गई हैं, तो एक 2 के बीच में तो और आ गया, लेकिन 2 के बीच में कॉमा आएगा, क्योंकि अलग अलग बातें कही जा रही है ना, इसलिए अलग अलग बातों के बीच, अलग अलग वस्तुओं के बीच, अलग अलग नामों के बीच, अलग अलग जो भी भावनाएं दी गई हैं, वाक्यांश दिए गए हैं, उनके बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और भी प्रकार हैं, आगे आपको बताता हूं, पहले ये लिख लो। लिख लिया? सबका हो गया? ओके।
मत का मतलब, मताधिकार का मतलब होता है अपने विचारों का समर्थन देना, विचारों से मतलब किसी को सपोर्ट करना। बट यहाँ पर मताधिकार का एक मतलब होता है वोट देना, इलेक्शन का जो वोट देते हैं ना, उसी को बोलते हैं मताधिकार। क्लियर? आगे दूसरा लिखो, ख का उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो परिश्रमी होते हैं कॉमा वही लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें रुपए दे देता कॉमा किंतु मेरी जेब खाली है। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। एक हल्का सा पॉज आपको देना पड़ेगा जहां पे कॉमा रहेगा। लिख लिया? यह वह तब तो आदि के स्थान पर भी कॉमा का प्रयोग होता है, जहां पर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए समझ आता है ना। जैसे जब मेरा मित्र आएगा, नहीं जब मेरा मित्र आया तब मैं सो रहा था, तो यहाँ पे तब की जगह पे सिर्फ कॉमा दे दिया। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। जो पत्र आपने भेजा था वह मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे वह नहीं लिखना पड़े इसके लिए मैंने कॉमा लगा दिया। जो पत्र आपने भेजा था मुझे मिल गया। जब हम चले तब पानी बरस रहा था। अब यहाँ पे तब नहीं लगाना है तो कॉमा लगा दो। जब हम चले पानी बरस रहा था। समझा? लिख लो फटाफट। डन। ओके। और बाकी लोगों का? ओके ओके अनन्या। ओके दीप। अनन्या हो गया आपका? ओके चलो आगे। बाकी सबका हुआ ना? संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जो संबोधन जैसे बोलते हैं मित्रों, तो आगे जो बोलने वाले उसके बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा। मित्रों आज मैं आपसे विदा ले रहा हूं। श्रीमान जी मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि के लिए भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पत्र में करते हो, पत्र हमने पढ़ा है, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं अभिवादन में पूज्य चाचा जी, प्रिय मित्र, माननीय महोदय, याद आ रहा है। समापन में भवदीय, तुम्हारा प्रिय मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस तरह भी इसका प्रयोग करते हैं।
डन। ओके, बाकी लोगों का हुआ सबका? ओके, लिख लो लिख लो लिख लो आयुष। ओके, अब आगे ये देखो, पता दिनांक, इसके लिए भी प्रयोग करते हैं आप। हाँ या नहीं के पश्चात भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ मैं यह काम अवश्य करूंगा, तो बीच में पंक्चुएशन आएगा, राइट। नहीं, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। उद्धरण से पहले, उद्धरण मतलब अवतरण चिन्ह, जब इन्वर्टेड कॉमा आप लगाते हैं ना, उसके पहले भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश बोला, तो क्या बोला, उसके पहले कॉमा आएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, तुमने जो कुछ कहा ठीक है। जो कुछ कहा, फिर भी कॉमा आएगा। ठीक है, आगे सुरेश ने कहा पृथ्वी गोल है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। एक एग्जांपल लिख लो बस, जैसे हानि लाभ, कॉमा दुख सुख, कॉमा यश अपयश। ऐसे देखो युग्म शब्द है ना, पेयरिंग वर्ड, उनके बीच में भी हम अलग बताने के लिए कि ये अलग अलग है, तो उनके बीच में भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। बस इतना कर लो, अगले लेक्चर में यही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डन, वेरी गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले ही मुझे जैसे ही ज्वाइन करूं वैसे रिमाइंड कर देना, सर आपको पंक्चुएशन कंप्लीट करना है और 4 ही हुआ है। ओके सर, डन सर। डन सर, बाय ओके सर। स्टूडेंट, बाय बाय सर। यस।